ताजा खबर के दर्शकों का स्वागत है। हम इस समय देश की राजधानी दिल्ली में बैठे हुए हैं। ये मेरे पास आज का अखबार है, आप देख सकते हैं। इन एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 पार, साफ लफ्जों में लिखा हुआ है, घर में फिर कैद। इसके नीचे वाली लाइन दिखा रहा हूँ। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सांस, एलर्जी, खांसी, अस्थमा, अटैक में लिप्त। इस समय दिल्ली में भयंकर रूप से प्रदूषण फैला पड़ा हुआ है। हमारे साथ में इस समय समाज सेवी, रानीबाग के जाने माने व्यापारी इंद्र गुलाटी जी मौजूद है। कांग्रेस के नेता है, विपक्ष मान लीजिए एक तरीके से। लेकिन फिलहाल ये दिल्ली के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते बात कर रहे हैं। दिल्ली में इस समय भाजपा की सरकार है, केंद्र में उन्हीं की सरकार है, स्टेट में उन्हीं की सरकार है, एलजी भी बीजेपी का है और इवन निगम में भी बीजेपी की सरकार है। उन्होंने ये कह के वादा किया करके इस सत्ता में आए थे कि हम आएंगे तो पॉल्यूशन से संबंधित सभी समस्याएं तुरंत निपटा देंगे, क्योंकि केंद्र और राज्य अगर एक साथ रहे। स्थिति फिर भी भयंकर है। इस विषय में निष्पक्ष राय लेने के लिए हम गुलाटी साहब, कांग्रेस से जुड़े होने के नाते नहीं, विपक्ष पे भाजपा पे आरोप लगाने के नाते नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कैसा महसूस कर रहे हैं कि भयंकर प्रदूषण फैला पा रहा है, छोटे से लेकर बड़े लोगों तक को प्रभावित कर रहा है। मैं आज इस बात से बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। जिस समय जो हालात इस समय चल रहे हैं, जैसे पोल्यूशन को इतना एक खतरनाक स्तर पे पहुंचा हुआ है, काफी लगातार दिवाली के बाद से ये चीज कंट्रोल में नहीं है। तो मेरा इसमें मानना ये है कि सरकार को, और खासतौर पर मैं ये समझता हूँ, अगर दिल्ली सरकार के बस का होता तो शायद काफी टाइम पहले भी इसको कंट्रोल किया जा सकता। लेकिन आज इस समय आप सेंट्रल में बीजेपी की सरकार, और आज इनके पास किसी भी तरीके की साधनों की कमी नहीं है। ठीक है ना। कोई ऐसी चीज असंभव हो ही नहीं सकती, किसी भी सरकार के लिए चीजें कंट्रोल में नहीं आ सकती। मैं इसी विषय में, इसी संदर्भ के अंदर मैं थोड़ा सा पीछे जरूर ले जाना चाहूंगा आपको। जो कांग्रेस की दिल्ली सरकार में शीला दीक्षित की सरकार थी, तो उस समय इससे भी ज्यादा भयंकर पॉल्यूशन था। और पॉल्यूशन भी उस तरीके का था कि आपको याद होगा, मुझे तो बहुत अच्छी तरह याद है, सिर्फ कारें नहीं हुआ करती थी, बहुत कम कारें लोग चलाते थे। आप मानोगे नहीं, जब हम किसी रेड लाइट पे खड़े हो जाया करते थे, तो हम जब रुमाल से चेहरे को साफ करते थे तो रुमाल एकदम से काला हो जाया करता। अच्छा। ये हालत मैंने देख रखी है, क्योंकि बसें बहुत चलती थी, सभी बसें डीजल की होती थी। ठीक है ना जी। अब सारी बसें डीजल के होने के नाते क्या होता है, वो एकदम से धुआं फेंकती थी जी। तो हालत बहुत खराब थी। घर घर में इंडस्ट्री एरिया था, जगह जगह इंडस्ट्री खुली हुई थी उस समय। ठीक है ना। तो शीला दीक्षित का एक बहुत एक दूरदर्शी एक नेता थी हमारी, तो वो कहती थी ये चीज को तो खत्म करूंगी। ठीक है। सबसे पहले अच्छा, किसी को बिना डिस्टर्ब किए हुए चीजों को समाधान उसने किया। उन्होंने सबसे बड़ा एक अच्छा विजन ये लेके चले कि मुझे आगरा होटल दिल्ली के अंदर ये चीजें खत्म करनी है। मैं उस समय ब्लॉक का प्रेसिडेंट भी था, जो पूर्ववर्ती विधानसभा के नाम से जाना जाता था। पूरा उस समय ये वार्ड के प्रेसिडेंट नहीं होते थे, पूरे विधानसभा का प्रेसिडेंट हुआ एक ब्लैक मशीन लगभग पूरी विधानसभा के पूरी बराबर। विधानसभा में, पूरी विधानसभा के ही मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। और मेरा उनसे बहुत नजदीकी काम करने का अवसर मुझे मिला। जब शीला दीक्षित सरकार नहीं भी बनी थी, तब हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा थी और मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट था। और उसमें मेरा, अगर मुझे याद भूलता नहीं है, तो उस समय 13 MLA थे। बाकी बीजेपी की सरकार, कहना नहीं है, लोगों ने प्यार दिया, लोगों ने समर्थन किया कांग्रेस का, तो कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार बनी। तो उनका विजन बहुत लंबा था, बहुत गहरा विजन था उनका। तो वो चीज को देखते हुए उन्होंने सबसे पहला तो सीएनजी बुलाई, बच्चों को डीजल से कन्वर्ट किया सीएनजी। और मजे की बात है, पूरी दिल्ली के अंदर जो घर घर के अंदर इंडस्ट्री, छोटी छोटी कॉलोनी में इंडस्ट्री एरिया फैला पड़ा था, सबको प्लॉट अलॉट किए। गोना, नरेला, जहाँ भी जहाँ नजदीक में पड़ता है इंडस्ट्रियल प्लॉट काटे, उन लोगों को वहां पर शिफ्ट किया। और बहुत मिनिमम चार्जेस के अंदर उनको मालिकाना अधिकार दिया। तो दिल्ली में धीरे धीरे चीजें सुधरती चली गई। सीएनजी लाने के पीछे भी कई चीजें हो गई, उससे काफी हद तक पॉल्यूशन कंट्रोल आया दिल्ली के अंदर। जो वायु निकला ज्यादा कालक बना चलता था, डीजल की स्मेल चलती थी, उन चीजों से राहत मिली।
मैं बहुत कुछ उनके बारे में, उस कार्यकाल के बारे में बता सकता हूँ। मैं इतनी बात को कह के अपनी बात को पीछे, शीला दीक्षित की बात को खत्म करना इसलिए चाहूंगा मैं, कि वो ये कहते थे कि दिल्ली के अंदर जब तक मैं रेड लाइट नहीं खत्म करूंगी चीजों का समाधान नहीं होगा, ट्रैफिक का भी समाधान होगा। उन्होंने इसी विजन के अंदर फ्लाई ओवर ये वो करके, आज हम खुद भी भूल जाते हैं कई बार, शीला दीक्षित के टाइम के बाद की बात बता रहा हूँ कि हम कौन सी सड़क से गए थे, अब कौन सी सड़क पे पहुंच गया, यू टर्न दे दिया। उनका ये भी मानना था कि जितना रेड लाइट कम होगी उतना हमारा पेट्रोल की कंजप्शन कम होगी, पेट्रोल की भी इतनी सेविंग होगी। खैर एनीवे, अब मैं आ जाता हूँ आज की सिचुएशन पे। मेरा ये दोबारा फिर बात को रिपीट कर रहा हूँ कि आज सेंटर, दिल्ली सरकार, एनसीडी भी इन्वॉल्व है इसके अंदर। तो तीनों चीजें आज आपके हाथ में हैं, पैसे की आपको समस्या नहीं है। ठीक है, दिल्ली की राजधानी है। देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि दिल्ली की राजधानी होने के नाते जहां पर कोई भी फॉरेन डेलीगेट किसी भी तरीके का लोग आते जाते रहते हैं, तो वो दिल्ली उसका मेन सेंटर है। तो पहला क्या आप इंप्रेशन छोड़ रहे हो इंडिया के लिए? ये कई बार ये देख के कि राजधानी सिस्टम से नहीं चल रही। तो मैं इस विषय में तो जरूर कहना चाहूंगा, कहीं ना कहीं बहुत उम्मीद से लोगों ने बीजेपी की सरकार को चुना था, क्योंकि केजरीवाल से भी लोग दुखी हो गए थे, ये भी कुछ नहीं कर रहे। हालांकि केजरीवाल जी का दावा है कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, वो एक बहानेबाजी के ऊपर चीजें चल रही हैं। आज किस चीज का बहाना है किसी को भी? बीजेपी की सरकार को तो बहाना बिल्कुल ही नहीं है किसी भी तरीके से। तो केजरीवाल सरकार पे यही और आरोप लगाया जा रहा था कि इस मैं काम नहीं कर रहा है, बहाने बना रहे हैं। मैं सर आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूँ, कोई चीज ऐसी है जो असंभव हो? नहीं, अगर केंद्र सरकार टाल ले तो बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं सारी है ना सर। पावर, सारा पैसा, सारी सत्ता केंद्र सरकार सब की कुछ मुट्ठी में आपके पास है, और दिल्ली के अंदर आप खुद रहते हैं, है। खुद रहते हैं। दिल्ली सरकार क्या, पूरी हिंदुस्तान की सरकार आज दिल्ली के अंदर विदेशों से राष्ट्रपति भी आते हैं तो दिल्ली में ही दिल्ली आते में आते हैं ना जी। हैं। जी जी। कोई भी आपका फॉरेन डेलीगेशन किसी भी तरीके का आता है आपको दिल्ली में है। इसका कोई, मैं नहीं समझता कोई कहते हैं कि सिर्फ लुटीन जोन को आप सुंदर बना दो, बाकी दिल्ली के निवासी रहने। आज हकीकत है, मैं एक ढलती उम्र के अंदर आ गया, वहां मेरे बच्चे, मेरी वाइफ घर से मुझे निकलने नहीं देती, ये कह के निकलने देती, रहने दो, आपको प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, मत जाओ। और घर में बैठे बैठे तो काम होते नहीं, आप तो आप यू हैव टू गो फॉर वर्क। हालात ऐसे नहीं है कि आप इस तरीके से घर से बाहर निकल भी सको। तो इस खतरनाक पोजीशन के लिए मैं टोटली का टोटली जिम्मेवार सेंट्रल सरकार को, बीजेपी को और एनसीपी को बराबर का मानता हूँ। हमने अभी आपसे बात करी कि कांग्रेस के प्रमुख पुराने ब्लॉक अध्यक्ष या कांग्रेस के नेता के तौर पे नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे आप जहां रहते हैं, बाजू में रानीबाग मार्केट है, आप भी रानीबाग एरिया में रहते हैं, क्या खांसी वाले, अस्थमा वाले पेशेंट आपको लगता है पहले के मुकाबले, पिछले 7 साल के मुकाबले ज्यादा बढ़ गए आपके आसपास में? मतलब हर चौथा व्यक्ति शायद, मुझे लगता है, आपको आज खांसता हुआ नजर आ रहा होगा। आपने बहुत एक सुंदर क्वेश्चन पढ़ा, बताया मुझे। आज मैं एक अखबार के अंदर, शायद आपके पास मोबाइल टाइम्स है शायद, जी। मैं आज एक पंजाब केसरी के अंदर एक न्यूज पढ़ रहा था, जो कि हमारे शायद एम्स के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने कोविड के टाइम पे बहुत काम किया था दिल्ली के लिए। और वो पूरी की पूरी फिगर डाटा वगैरह एक किस्म का भारत सरकार की तरफ से वो एक स्पोर्ट्समैन की हैसियत से वो चीजें को दिया करते थे, ये चीजें हैं, ये आज गुलेरिया साहब खुद कह रहे हैं कि ये कोविड से भी खतरनाक होता जा रहा है। अगर इसकी रोकथाम नहीं हुई तो कोविड का तो हमने किसी युद्ध स्तर पे जाके उसको कंट्रोल कर लिया था, ये चीजें तो कंट्रोल में नहीं है। कहाँ पर गली गली में बच्चों को ढूंढते रहो, उसको क्या हम्म। प्रॉब्लम है? आज हालत ये है कि डॉक्टर के पास चले जाइए, किसी भी डॉक्टर के पास चले जाइए जो सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टर है, फिजिशियन। सिर्फ फिजिशियन है वो, और उसके पास लाइनें लगी, जाके देखिए, डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे के अंदर के नंबर आ रहे हैं छोटे छोटे डॉक्टरों के पास। हालत ये होगी। अब स्वास्थ्य से इतना तगड़ा
खिलवाड़ कर रहे हैं जनता के साथ। तो दिल्ली वासियों से मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ। मैं एक आपने जैसे शुरू में कहा कि मैं जिम्मेवार नागरिक होने के नाते ज्यादा बात कर रहा हूँ इस बारे में। तो मेरा ये मानना है कि इसको हिंदुस्तान को एक प्रायोरिटी पे लेके इसका समाधान निकालना चाहिए हमको। गुलाटी साहब, हमने, आपने, मीडिया ने, हम सब ने समस्याओं पे बात करी, हमने अखबार की कटिंग भी दिखाई, हमने समस्याओं पे बात करी। हम थोड़ा सा पहले जाते हैं। शीला दीक्षित जी ने बाकी पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए जो चीज कदम उठाए थे, सीएनजी बस चालू करी थी, काफी हद तक कमी आई थी। उनके इस कार्यकाल में मेट्रो चालू हुई थी, जिसकी वजह से गाड़ियों का बर्डन सड़क पे कम हुआ, तो लोगों ने मेट्रो से यात्रा करना शुरू करी थी। उन्हीं के समय में दिल्ली दुनिया का सबसे ज्यादा पेड़ वाला, सबसे ज्यादा हरियाली वाला शहर गिना जाता था। समस्या के समाधान के तौर पे आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए? सरकार आपको देख रही, सरकार से जुड़े हुए लोग आपको देख रहे हैं, वो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी आपको देख रहे हैं, जिनका काम है, जिनको वेतन मिलता है कि वो पॉल्यूशन कम करें, क्या कदम उठाने चाहिए आपके लिए? मैं बता रहा हूँ आपको, आपने बहुत अच्छे भी अच्छा सवाल किया। आपने हिंदुस्तान में आज तक मेरे को आज 75 साल से ऊपर हो गया देश को आजादी है, आज भी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कभी फिक्स हुई नहीं। कभी भी किसी अधिकारी के ले लो, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर दीजिए, सुबह सारे अफसर लाइन पे खड़े होंगे और वो काम करेंगे। अब मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण और बताता हूँ। दिल्ली में आपने सड़कों पे चलते हैं, रात के अंधेरे के अंदर या शाम को टकने के बाद दोपहर में कहीं भी चले जाए, कोई एक सड़क आपको ऐसी मिलती है जहां पर हमारा पशु घूमना रहे। बतौर पत्रकार पूरी दिल्ली घूमना पड़ता है, कोई सड़क नहीं मिल रही ऐसी जहां जहां पर आवारा पक्षी ना दिखे। हमारा पशु, अच्छा हमारा पक्षियों को एक तो लुटियन छोड़ो, चोर छोड़ के, एक लुटियन उसको चोर। तो छोड़िए। आप देखिए गौ माता के नाम से आप कितना कुछ हंगामा करते हैं। जी। अरे इन गौओं को ही संभाल लो जो सड़कों पे कचरा खा रही है। जी। और लोग बात, हम भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हम भी जहाँ गौ को देखते हैं वहीं पर उनके आगे खीरा डाल देंगे, जो भी चारा जैसे रोटी। पालक पूलक जो भी धार्मिक उन्माद ऐसा है, हम भी उनको वहां डाल देते हैं। मजे की बात है, जो गौएं दूध देती हैं जिनके घरों में, वो भी सड़कों पे छोड़ देते हैं अपने जी। गौओं को। जी। वो बाजार से उनको, हम जैसे लोग उनको खिला देंगे कुछ ना कुछ। आपको ये भी याद होगा, शीला दीक्षित सरकार के टाइम पे गोला डेयरी बनी थी जी। और कई जगह यहाँ पर बलसवा के पास में भी कोई बलसवा भी डेयरी बना बनी थी, थी, डेयरी बलसवा बनी डेयरी। थी। जी। ये उस समय के कई बार हार्ड स्टेप लेने पड़ते हैं चीजों को कंट्रोल करने के। आज वो डेयरियां खाली हैं, आज जगह जगह पे वही डेयरियां बननी शुरू हो गई लोगों के लिए। कोई गौ रखता था, छुपा के रखता था, एक आधी गौ किसी को शौक है, वो किसी जगह पे छुपा के छुपा रखता के। था कि गवर्नमेंट को ना पता लगे कि मैंने गौ बांध रखी है घर के अंदर। तो कितना अच्छा सुंदर होता जा रहा था दिल्ली, सड़कें साफ हो जाती थी, सब कुछ साफ। अब आ जाओ एनसीटी पे, मेरे को बता दो कौन सी ऐसी सड़क है जहां पर आपको कूड़ा कचरा ना मिलता हो। और एक और बताऊं आपको, जहां तक आप समाधान की बात कर रहे हैं ना सर, बाहर चले जाइए। मैं 3 साल लगातार विदेश में रहा। अच्छा। हाँ जी। वेरी नाइस। हमने पेरिस के अंदर सुबह से 3 बजे उठ गया किसी काम के लिए, वैसे नींद नहीं आ रही थी, हम कहा चलो बिना ट्रैफिक का भी देखते हैं शहर कैसा है पेरिस। हमने क्या देखा वहां पर, मैडम हमने वहां ये चीज देखी कि वहां पर मशीनें लगी हुई हैं। अच्छा। मशीनें क्या कर रही हैं, सड़क को धो रही हैं, साथ में उसको ड्राइव भी कर रही हैं। अच्छा। हमने ये पूछा, बड़ा क्वेश्चन मन में आ गया, इतनी साफ सुथरी सड़क है, इसको किस लिए धो रहे हैं? कहते हफ्ते में एक बार तो हम तो धोते हैं, एक बार 3 4 दिन के 5 दिन के बाद। अच्छा। धोते क्यों हैं? जो सड़कों पे जो टायर चलते हैं, गाड़ियां चलती हैं, जी। वो सड़कों का के ऊपर जो आपकी लेयर जमती है टायर के घिसने की, अच्छा। वो टायर के घिसने की जो रबड़ है, जी। वो रबड़ भी पॉल्यूशन क्रिएट करता है। अच्छा, बड़ी दूर की सोच है। अच्छा। ये क्या है कि आपकी जब सड़क रबड़ बिछ जाएगा उसके ऊपर, तो आपकी गाड़ियां भी स्किप करेंगी। अच्छा। आपका सड़क का जो, आपकी गाड़ी की ब्रेक और टायर का बहुत बड़ा संबंध है। जी। जब वो टायर जो, अगर वो फिसलेगा तो नेचुरली बात है ब्रेक कम लगेगी। अच्छा। ब्रेक का जो पकड़ है
वो सड़क पे कम रहेगी। तो मेरे उनका सोच देखो, एक और देखिए आप, वहां पर कंटेनर थोड़े थोड़े वो कंटेनर से रखे हुए छोटे छोटे, वो आएंगे। अब मजे की बात है, मैंने उन काम करने वालों को मैंने नहीं देखा किसी चीज को हाथ लगाते हुए। उनके साथ क्या होता था, साथ में कुंडे से लगे हुए, वो कुंडा कंटेनर छोटे कंटेनर में लगा, उठाया उसमें पट्टा, वापिस। और कुछ मैंने ऐसी जगह पे देखी, हमने तो उस दिन कम से कम 3-4 घंटे लगातार पेरिस की सड़कों पे घूमते रहे इसी चक्कर में देखने के लिए। अच्छा। और मेरी आदत है, मैं कभी बिल्डिंगों की तरफ नहीं देखता, मैं सिस्टम को वॉच करता हूँ। जब सिस्टम मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा यार सोचो, अब आ जाओ हिंदुस्तान के साफ सुथरी चमकीली सड़कें। चमकीली। अरे मैं आपको बता नहीं सकता हूँ आपको, एक छोटा सा कन भी आपको सड़क पे नहीं दिखने को तिनका, जिसे हम अपनी मिलेगा। भाषा में बोलते हैं, वो भी। तिनका था। अच्छा। एक छोटा सा पेपर का कोना वाला फटा हुआ भी ना, वो भी आपको सड़क पे नहीं दिखेगा। क्या बात कुछ है। लोग भी जिम्मेवार अपनी जिम्मेवारी मानते हैं। अच्छा। देखो मैं इसमें सिर्फ गवर्नमेंट को ही दोष देता, तो हम लोगों की भी जिम्मेवारी होनी चाहिए कि सफाई अच्छी तरह रख रखाव रखने के लिए कुछ हमारी जिम्मेवारी वेरी। भी। हम उठाते हैं, कूड़ा उठाया, अपना उठाया तो सड़क पे डाल दिया, फेंक दिया। कंटेनर के छोटे छोटे वो कूड़ेदान। 10 दिन जो कूड़ेदान रखे जाते हैं, कई बार तो चोरी हो जाते हैं, हम्म। उठा के ले जाते हैं लोग। अब क्या करोगे। दिल्ली में वाकई लेकिन बड़ा मैं दुख। इसका समाधान एक बड़ा अच्छा बता सकता हूँ। क्या। आज 70 विधानसभा है, जी। ठीक है सर। 70 विधानसभा के अंदर कम से कम आप ऐसी मशीनें मंगवाइए जो कि कूड़े को सख्त करें, झाड़ू ना मारे। अब हम आपकी झाड़ू के साथ एमसीडी की आ जाओ, आप कभी 8 बजे निकल जाइए घर के नीचे, जी। जो स्वीपर आता है, जो एमसीडी का है, जी। जी। वो झाड़ू मारेगा। हाँ जी। और झाड़ू मारते आप देखना उसके आसपास कितना डस्ट उड़ता है। हाँ जी। हाँ जी, वो तो हर जगह का सीन है। हाँ जी। हाँ अब वो जी। डस्ट कहाँ जाता है, आप पूरी दिल्ली का थोड़ा सा कल्पना कीजिए कि इतने झाड़ू लगते होंगे ऐसे टाइम पे, तो कितना डस्ट उठता होगा। और एक चीज और बताऊं आपको, कोई सड़क बन रही है, कोई नाली बन रही है, किसी तरीके का वहां पर मलबा पड़ा हुआ है। इवन मैंने ड्रेनेज सिस्टम का भी देखा, जब क्लीन साफ कर रहे थे आप, जब तक वो सूखता नहीं है, उसको उठाने वाला नहीं है। सूखता है तब तक नहीं उठता जब तक उसके अंदर हवा, मतलब वो फैलना नहीं शुरू हो जाता। अरे इतना एडवांस हो चुकी है, वर्ल्ड इतना एडवांस हो चुका है, आप मशीनें तक नहीं परचेज कर सकते हैं। करिए ना, कौन मना कर रहा है। और जहां पर भी सड़क के आसपास एक तो कच्ची जमीनें जितनी भी पड़ी हैं, उनको सीसी करके बराबर करिए। कच्चा पड़ा, मलबा पड़ा, कोई नहीं उठा रहा उसको, कोई देख नहीं रहा, कुछ कर नहीं रहा उसको, तो ये छोटे से समाधान करने से भी चीजें। लेकिन मेरा अगेन वही मानना है, मजे की बात है, इन चीजों को देखने के लिए पता नहीं कितने अधिकारी, कितने नेता विजिट करते हैं बाहर मुल्कों के अंदर, विदेश में। हाँ जी, विदेशों हाँ जी। में यात्रा पे जाते हाँ, हैं, यात्रा और पे जाते ऑफिशियली हैं। यात्रा ऑफिशियली ऑफिशियली पे, अभी ऑफिशियली ज्यादातर जाते बैठ के जाते हैं। जी हैं, जी। ठीक है ना जी। और कितना खर्च करके आ जाते हैं, हम्म। बताइए किसी ने एक भी उस सिस्टम को यहाँ पर लागू करने की किसी ने सोची। अरे कुछ सीख लो, वहां सीखने जाते हो, कम से कम इम्प्लीमेंट तो करो कम उनके से कम, ऊपर। कम से कम एक विधानसभा में भी हो जाए तो भी मान लिया जाए, कहीं नहीं। कहीं नहीं है, कहीं बताइए नहीं। आप। 70 विधानसभा के लिए 70 मशीनें खरीदनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, कौन था इतना बड़ा अमाउंट है, बताइए आप। हम्म। मान लो 4-5 करोड़ भी आती है, हम्म। 5 करोड़ ये 5 से 35 करोड़ जो लगे, हम्म। हम वो भी नहीं खर्च करके रहते। मैंने कहा 300 करोड़, 100 करोड़ लगता है उसके ऊपर। इंदर गुलाटी जी, इनकी बातों का, इनके प्रदूषण के ऊपर स्टेटमेंट का लबोलबाब निचोड़ ये है कि सबसे पहले सरकार और सरकार से जुड़े हुए लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। एक दूसरे के ऊपर डाल देने से, बला टाल देने से पॉल्यूशन जो एयर इंडेक्स 300 पार है वो नीचे नहीं आएगा। दूसरे नंबर पे
सामान्य नागरिकों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। हम सिर्फ सरकार के पल्ले में डाल दें और चुपचाप बैठ जाए, बात नहीं। नागरिकों को भी कूड़ा फेंकने की अपनी एक्टिविटी और बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा। नागरिकों को भी अपना पॉल्यूशन फैलाने वाले तौर तरीकों को काबू में करना पड़ेगा। तब जाके ये स्थिति हम सब मिलकर ही काबू कर पाएंगे। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताजा खबर।